Hello students, this is the part second from the chapter How, When and Where. Our today topic is James Mill and the Indian History. यानी ये जो जेम्स मिल एक व्यक्ति था जो स्कॉटलैंड का था, एक फिलोसफर था और इकोनॉमिक्स था, है ना। उसने भारतीय इतिहास के बारे में एक बुक लिखी। इस बुक का जो टाइटल है वो है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, हिस्ट्री ऑफ द ब्रिटिश इंडिया। ही डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड। उसने भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा अकॉर्डिंग टू द रिलीजन के हिसाब से, धर्म के हिसाब से। पहला हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश पीरियड। कौन कौन सा? हिंदू पीरियड, मुस्लिम पीरियड और ब्रिटिश पीरियड। तो इस तरीके से जो है, जब पीरियड बिफोर द मुगल एरा वाज टर्म्ड एज द हिंदू पीरियड, यानी मुगलों के आने से पहले का जो समय था वो हिंदू पीरियड। द पीरियड आफ्टर द मुगल्स ईरा आर टर्म्ड एज द, दूसरा जो है मुगलों के आने के बाद जो है मुस्लिम पीरियड, और उसके बाद जो है ब्रिटिश पीरियड। यानी 3 भागों में इसने इसको डिवाइड किया है। उस जेम्स मिल कहता था कि पीरियड ऑफ द डार्कनेस, पीरियड ऑफ द डार्कनेस का मतलब है कि ये जो समय था, यानी अंग्रेजों के आने से पहले का जो समय था वो भारतीय इतिहास में एक अंधकारमय युग था। क्योंकि किसी भी धर्म ने, चाहे वो हिंदू रूलर्स हों या मुस्लिम रूलर्स हों, उन्होंने केवल अपनी रॉयल्टी के लिए, अपना राजस्व लेने के लिए ही काम किया, और किसी भी अन्य तरह का कोई डेवलपमेंट उन्होंने नहीं किया। उस वक्त जो है रिलीजियस इंटॉलरेंस थी और कास्ट बेस था और सोशल सिविल थी, यानी समाज में बहुत सारी जो है बुराइयां थी और सामाजिक असहिष्णुता थी, मतलब एक दूसरे को धर्म के प्रति नफरत थी। तो ये सारी चीज़ें थी और इसी वजह से, इसी वीकनेस का जो फ़ायदा है वो ब्रिटिश लोगों ने किया। अब आता है कि उस वक्त जो है, क्या हम इसके व्यू को, जेम्स मिलियम जो के व्यू है हिस्ट्री को डिवाइड करने का, वो सही है गलत है? हमारे हिसाब से जो इंटरप्रिटेशन किया है उसने मॉडर्न जो हमारी हिस्ट्री का, तो हिंदू पीरियड as an explained by the James Mill was not a period in which the Hinduism is only the religion। क्योंकि जब हमारा जो इसमें जेम्स विलियम ने हिंदू पीरियड माना है, लेकिन उस वक्त केवल इंडिया में हिंदू ही धर्म नहीं था, उसके अलावा बौद्ध और जैन धर्म भी यहाँ पे मौजूद था। इसलिए हिंदू पीरियड कहना है इसलिए गलत होगा। उसके बाद आता है मुगल काल में। मुगल काल में भी हमारे यहाँ बौद्ध, मुगलों के साथ साथ बुद्धिज़्म, जैनिज़्म और सिखिज़्म, ये 3-4 और भी धर्म थे, लेकिन उन्होंने मुगल काल में या मुस्लिम काल में उसका नाम दिया है। इसी तरीके से जो है, और उससे पहले जो है उसके बाद अगर ऐसा होता तो फिर वो जो है ब्रिटिश पीरियड को क्या बोलता? क्रिश्चियनिटी पीरियड, यानी जो है ईसाई धर्म का मानना चाहिए था उसको। और लेकिन इसके हिसाब से जो है जेम्स मिल ने जो धर्म के आधार पर जो डिवाइडेशन किया है वो गलत किया हुआ है। तो हमारा जो पहले का जो है तरीका, जो है बुक को भी हमने इसी तरीके से 3 भागों में बांटी हुई है, एंशिएंट, मिडाइवल एंड द मॉडर्न पीरियड। उसके बाद है कॉलोनियल पीरियड, यानी जो आज का युग है, जो लेटेस्ट जो है मॉडर्न पीरियड, उसको हम ब्रिटिश पीरियड कहते हैं। इस पीरियड के दौरान जो यूरोपियन कॉलोनीज ने अपनी डिफरेंट पार्ट्स में संसार के अपनी कॉलोनीज इस्टेब्लिश की, और उन्होंने अपनी जो पावर है वो होल्ड की, इकोनॉमिक्स और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल किया अपनी कॉलोनीज के ऊपर। और द स्टडी ऑफ द कॉलोनियल पीरियड इज इम्पोर्टेंट टू शो द ऑटोक्रेसी एंड द रूथलेसनेस बाय विच कॉलोनीज वर रूल्ड बाय द यूरोपियन कंट्रीज। और उन्होंने अपने तरीके से बहुत बड़ी कठोरता से जो है अपनी ऑटोक्रेसी चलाई, और जो कॉलोनीज थे उन पे जो है डेमोक्रेटिक, मतलब डिक्टेटरशिप की तरह काम किया। हमारे इंडिया में इन 1600 यानी 16वीं सदी में, 1600 में द ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंट्रोड्यूस एंड गॉट परमिशन फॉर द ट्रेड विद द ईस्टर्न कंट्रीज। यहाँ उसको ये मिली कि वो ईस्टर्न कंट्रीज से जो है वो अपने ट्रेड कर सकेगा। इंडिया वाज द मेजर सेंटर ऑफ द स्पीसीज प्रीशियस स्टोन्स एंड कॉटन।
जो भारत था वो कॉटन का, मसालों का और कीमती पत्थरों का एक बहुत बड़ा सेंटर था। इंडिया वाज सीन एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ द रॉ मटेरियल फॉर ग्रोइंग इंडस्ट्री इन द यूरोप। और इंडिया एक कच्चे माल का बहुत बड़ा सोर्स था जहाँ जो कि काम में आने वाला था, क्योंकि इंडस्ट्रीज जो है यूरोप में जो इंडस्ट्री डेवलप हो रही थी उनके लिए रॉ मटेरियल का काम कर सकता। दूसरा कि यहाँ ह्यूज पॉपुलेशन थी जो बिग मार्केट प्रोवाइड कर रही थी किसको, इंडस्ट्रीज को। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना जो है इसीलिए जो है ट्रेडिंग कंपनी यहाँ पे शुरू की और स्लोली उसने अपने पंख फैलाने शुरू किए। विंग टू द टेक कंट्रोल ऑल एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ ऑफ द इंडिया। और भारत के हर एक जीवन के क्षेत्र में ये एंटर कर गई। द एंटायर डेवलपमेंट वाज पार्ट ऑफ द ब्रिटिश एग्रीडिशमेंट पॉलिसी विच इज फॉलो इंटरेस्ट टेल ऑफ द पॉलिटिकल। यानी उनका जो उद्देश्य था वो अपनी विस्तार करना, अपने साम्राज्य का विस्तार करना, अपने मार्केट को डेवलप करना ही उनका मेन उद्देश्य था। अब इस वक्त का जो हमें पता कैसे लगता है, यानी सोर्स कौन से हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के। एक तो है एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड, यानी जो भी सरकार के द्वारा डिसीजंस लिए जाते थे उन हर एक इवेंट का जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस का वो है अपना एक डिटेल इंफॉर्मेशन रखती थी, जिससे कि फ्यूचर में उनको रेफरेंस के रूप में वो लोग काम ले सकें कि भाई फलां सरकार ने इस तरीके का ऑर्डर दिया था, ये सारी चीज़ें वो रख सकें, है ना। दीज रिकॉर्ड वर केप्ट इन एवरी इंपॉर्टेंट ऑफिस राइट फ्रॉम द ऑफिस ऑफ द तहसीलदार टू द ऑफिस ऑफ द कलेक्टर और द ऑफिस ऑफ द वॉइसरॉय। यानी ये सारे जो हैं रिकॉर्ड्स हैं वो तहसीलदार के पास, कलेक्टर के पास और वॉइसरॉय के पास रहते थे। बिफोर द advent of the printing press, these records were carefully copied by the calligraphists and those who are specialized in the art of the beautiful writing। उस जब प्रिंटिंग प्रेस की मतलब इन्वेंशन नहीं होता उससे पहले ये है जो है कैलीग्राफी के द्वारा, जो कैलीग्राफी क्या होती है, ये आर्ट ऑफ द ब्यूटीफुल राइटिंग, उनसे द्वारा जो है रिकॉर्ड्स बनवाए जाते थे। बट द डेवलपमेंट ऑफ द प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी मैनी कॉपीज ऑफ सच रिकॉर्ड्स कुड बी प्रोड्यूस। लेकिन आज जो प्रिंटिंग के माध्यम से बहुत सारे रिकॉर्ड इसके बनाए जा सकते हैं। अब है ड्रॉबैक ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन रिकॉर्ड, इनके क्या गलतियां थी, क्या कहानियां थी। रिकॉर्ड्स वर कीप मिस्टीरियसली फॉर ऑल द एक्टिव एंड द एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट इन द फेयरेस्ट पॉसिबल मैनर। मैनी इंडियंस वर वर्किंग एज ए गवर्नमेंट सर्वेंट। बहुत सारे जो लोग हैं इंडिया के वो गवर्नमेंट सर्वेंट के रूप में काम करते थे, लेकिन वो अपने मास्टर्स के द्वारा जो भी इंस्ट्रक्शन दिया जाता था उनको पालना करते थे। दीज रिकॉर्ड्स वर मेड फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोस्पेक्टिव टू सेटिस्फाई हिज नीड सो दीज रिकॉर्ड मे नॉट बी रिलीवेबल एंड ट्रू पिक्चर। यानी जो ये भरोसेमंद जो है एविडेंस नहीं है। उसके बाद है सर्वे रिपोर्ट। द ब्रिटिश वर टू फर्म बिलीव दैट इट वाज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड द सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री प्रॉपरली टू रूल ओवर देम। यानी किस तरीके से इनके ऊपर शासन किया जाए, इसके लिए उन्होंने एक सर्वे रिपोर्ट तैयार की। ए सर्वे वाज कंडक्टेड ऑन एवरी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द पीपल एंड द प्लेस। यानी व्यक्ति के हर तरह के उसमें सहयोग लिया गया। लैंड सर्वे वाज अंडरटेकन टू मेंटेन द एक्यूरेट रिकॉर्ड ऑफ द लैंड। और लैंड में सर्वे किया गया कि जो एक्यूरेट जमीन है उसका वास्तविक रूप है वो रखा जा सके। और सर्वे ऑन द फ्लोरा एंड फ्यूना आल्सो डन। और पेड़ पौधों का, जानवरों का भी उन्होंने सर्वे किया। दिस गिव अस मच नीडेड इंफॉर्मेशन अबाउट द सोर्स अवेलेबल इन द रीजन। ये उस वक्त के जो है एरिया के बारे में बताता है। सम इम्पोर्टेंट सर्वे वर जियोलॉजिकल सर्वे, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे और बॉटनिकल सर्वे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे एंड द फॉरेस्ट सर्वे। ये सरकार के द्वारा किए गए हैं जिनसे हमें उस वक्त की जानकारी मिलती है। इसके अलावा दूसरे और कौन से सोर्स है हमारे पास, इसके अलावा कुछ जो है ऑफिशियल्स रिकॉर्ड हैं। There are many sources which relieve valuable information about the life of the common people. This was the period when the printing technology developed.
Books and newspaper became the quite popular. Many travelers wrote their accounts. Many famous personalities wrote autobiographies. These are the rich source of information of that period. तो ये चैप्टर आज हमारा यहीं कंप्लीट होता है और दैट्स ऑल.